अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। अभी सेकंड वेव के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर दीगर ममालिक की निस्बत हम बात करें तो हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ अगरचे लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर नहीं की सेकेंड वेव में, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह सिचुएशन जो है वो बेहतर रही। अल्लाह पाक का ख़ास करम रहा। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी शुरू दिन से हमें गवर्नमेंट की जो नज़र आई, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी वैक्सीन का जो है मरहला शुरू हो चुका है। जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो गई है, और जो हमारे सेकंड एज के लोग हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ शकूक व शुबहात आवाम में पाए जाते हैं वैक्सीन के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से, कि शायद उससे हमें नुकसान ना हो, या इस हवाले से जो बातें हो रही हैं। यहाँ तक बल्कि खबर आई कि कुछ हेल्थ वर्कर्स ने भी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डिस्कस करें और इन शकूक व शुबहात को ख़त्म करने की कोशिश करें कि सूरत हाल वो नहीं है जो इस वक्त फैलाई जा रही है, या कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वैक्सीन आगाही मुहिम के हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। एक और बहुत अहम एंगल होता है कि जब कुछ इस किस्म के हालात होते हैं तो इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता है, उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। हम चाहेंगे कि उस पर भी बात करेंगे कि कोविड के सारे सिनेरियो में ओवरऑल पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोगों की दिमागी सेहत जो है वो किस तरह से मुतासिर हुई है, उसको उससे रिकवर करने के लिए किस किस्म के सजेशंस हैं, क्या किया जा सकता है प्रैक्टिकली, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर हसन अरूज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में डीजी हेल्थ हैं। इससे पहले भी कोविड के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने डॉक्टर साहब को हमारे साथ देखा, और बहुत सी चीज़ें इनके साथ हम डिस्कस करते रहे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया डॉक्टर साहब। इनके साथ मौजूद हैं अरूज इलियास भट्टी साहिबा, और अरूज साहिबा जो हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मेंटल हेल्थ की जब बात हो रही है तो यकीनन अरूज हमें बेहतर तौर पर बता पाएंगी कि इस वक्त सिचुएशन वो कैसे देख रही हैं, क्या सिचुएशन है, और किस तरह से बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है, इसका इम्पैक्ट कैसे कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच अरूज, आपने हमें ज्वाइन किया है। और हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर अतिया तरीन साहिबा, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अतिया जो हैं वो ख़ुद भी पेशेंट रह चुकी हैं और हमें बता पाएंगी कि इस वक्त कोविड के हवाले से उनकी क्या फीलिंग्स थी, और ओवरऑल जब अब मौसम तब्दील हो रहा है तो लोग इसको एलर्जी के साथ भी मिक्सअप करेंगे सिम्टम्स को, तो वो हमें बताएंगी इस हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। हमें ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, सेकंड वेव के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप हमारे साथ अगर शेयर कर पाएँ कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस हद तक सेफ्टी जोन में है इस वक्त हम। अगरचे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, सेकंड वेव को हमने बहुत शोर किया, आप भी बताते रहे लोगों को, अभी क्या हालात हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सेकेंड वेव में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें बुनियादी तौर पे 5,77,000 के इर्द गिर्द हमारी फिगर पहुंच चुकी है। ठीक है। जबकि क्रिटिकली इस वक्त 1500 1550 पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं, और डेथ्स तकरीबन 12,000 लोगों की हो चुकी हैं। ये मैं सेकेंड वेव के अलावा मैं ओवरऑल ओवरऑल बात बात कर कर रहे रहा हैं हूँ। ये तो। और अगर वैसे देखा जाए तो हमारे पास जो केसेस नए रजिस्टर्ड हैं वो 1300-1400 केसेस, और 30, 35, 40, 50 डेथ्स हो रही हैं डेली। ओके। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो को कंपेयर करें 2020 के जून, जुलाई, अगस्त से, तो ये कम जरूर है लेकिन खत्म किसी सूरत में नहीं हुआ हुआ। ये इब्हाम कि ये कोरोना खत्म हो चुका है और हमको इससे कोई खौफ नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। ये बिल्कुल एक हम फैलेसी की दुनिया में फिर बिल्कुल। रहेंगे और बेहतियाती शुरू और कर कितना देंगे। क्राउड आपको नजर आ रहा है, लोग मास्क भी पहनना आप गवारा नहीं करते हैं, वो बेहतियाती समझते हैं शुरू कर बिल्कुल दे। बैक टू नॉर्मल। एग्जैक्टली अच्छा, एक और चीज मैं नाहिद आपको बताता चलूं कि मैं इसको सेकेंड वेव नहीं कहता हूं, मैं ओके। इसको कॉन्टिन्यूशन ऑफ फर्स्ट वेव ही कह रहा हूं। सेकेंड वेव तो उस वक्त है ना जब बिल्कुल जीरो हो जाए और फिर दोबारा से कुछ बीच में गैप आए और एक और लहर उठे। ये तो बीच में जीरो तो किसी सूरत हुआ में ही नहीं। किसी मुल्क में नहीं हुए हैं। तो ये एक्चुअली पेंडेमिक और एपिडेमिक की वही कॉन्टिन्यूशन ही है। राइट। हाँ, मौसम की वजह से और असरात की वजह से कुछ केसेस कम हो, एहतियात की वजह से। असल में हमें जो लेसन लर्न करना है, हमें जो कोरोना से जो लेसन लर्न हुआ है वो बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान ने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो पाकिस्तान की पब्लिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ का धोना,
आप लोगों ने मीडिया में इतने प्रोग्राम्स किए हैं और पीटीवी ने उसमें लीड ली है माशाल्लाह। हाँ, प्रॉपर ट्रांसमिशन 4 तो वगैरह प्रोग्राम, ऑब्वियसली 5 लोगों में के आपके अवेयरनेस साथ कर चुका था पिछले साल, मुझे अच्छी तरह याद है। चुनांचे अगर हम इस सेकेंड वेव जिसे सो कॉल्ड आप कह रहे हैं, इसमें अगर हम रिलैक्स हो गए तो हमें खदशा है कि उतने केसेस दोबारा वापस ना आ जाएं। ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो इस वक्त पंजाब में भी 1,70,000, सिंध में भी इतने ही केसेस ठीक है, तकरीबन। मैं दोबारा आपकी जी तरफ सही। वापस आती हूँ डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर अतिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अतिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप भी कोविड पेशेंट रही हैं, कोविड पॉजिटिव रही हैं, तो हम जी लोगों को बार बार अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि किस किस्म की एहतियाती तदाबीर उन्हें इख्तियार करनी चाहिए। जो हमारे फ्रंट लाइनर्स है वो तो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हुए, कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच नाहिद। ये बड़ा पर्टिनेंट सब्जेक्ट है और ये चीज बड़े माइंड में रखने की जरूरत है कि हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। लेकिन जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हॉस्पिटल में भी और इवन मार्केट्स में भी ये देखा गया है कि लोग मास्क तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पहना ही होता है, बट इट इज नॉट ऑन देयर नोज। ठीक है, वो नीचे उन्होंने यूं कहीं लटकाया होगा या चिन के साथ या मुंह के ऊपर, और वो भी बस कभी यूं 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 ऊपर नीचे। तो उससे होता ये है कि हम सोच रहे होते हैं कि शायद हम प्रोटेक्टेड हैं लेकिन नहीं है। तो मास्क तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिकॉशन है। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, अब मैं चूंकि आप मेरा पूछा भी कि मैं काफी आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, कोविड के एक्सपीरियंस मुझे नहीं था इतना अच्छा, लेकिन उसका भी रीजन यही था कि चूंकि आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मेरे जो पेशेंट्स होते हैं वो आगे जब बैठे होते हैं तो आई हैव टू चेक देयर फेस। वो फेस चेक करने के लिए फिर उतारना पड़ता है। फेस चेक करने के लिए जाहिर है वो पेशेंट को अपना मास्क उतारना पड़ता है। Exactly. और फिर ये कि मास्क उतार के वो फिर साथ ही खांस भी रहे होते हैं, तो जाहिर है ये चीज है, थोड़ी केयर करने की जरूरत है, उसको लाइट लेने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक कोलीग भी है, मेरी क्लास फेलो है, शी वाज आल्सो वेरी यंग और शी कुड नॉट सर्वाइव, हालांकि शी डाइड इन दिस कोविड निमोनिया। तो ये चीज हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये लाइट लेने वाली चीज नहीं है। दूसरा, फ्लू को कभी भी लाइट ना लें। अगर फ्लू के साथ फीवर है तो सबसे पहले आप जाएं और गेट योरसेल्फ चेक्ड, अपना कोविड का टेस्ट करवाएं। अब तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज रखी हुई हैं, आपके बिल्कुल नियर बाय, क्लोज बाय हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, हर जगह अवेलेबल है। तो ठीक है फौरन डॉक्टर जाएं अतिया, अपनी अभी जगह का। आगे जो वेदर जिस तरह से अब चेंज हो रहा है, जी एलर्जी वगैरह होगी लोगों को, पॉलन का जाहिर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये जी सिम्टम्स जो हैं ये भी आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, लोग उसमें भी कंफ्यूज जी हो जाएंगे, तो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उस हवाले से जी क्या कहेंगे आप? जी। अब ये जो पॉलन एलर्जी है या ब्रोंकियल एस्थमा है ना, दमे की तकलीफ भी बहुत लोगों को होती है, जो कि ये पॉलन में ज्यादा हो जाती है। हाँ जी। तो वो ये आप ठीक कह रही हैं, कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि खांस रहे हैं और तो शायद ये कोविड है। फीवर सबसे फर्स्ट साइन है कि वो या एलर्जी नहीं है, ब्रोंकियल एस्थमा नहीं है, दायमी नजला नहीं है, इट्स कोविड। नंबर 1 फीवर। नंबर 2, हमने देखा है कि इसने अपनी ना शक्ल चेंज की है। कोविड ने जो है इसने अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। तो पेट में शदीद दर्द बुखार के साथ अगर हो तो ये भी एक सिम्टम है ऑफ कोविड। और फिर तीसरा ये कि इतनी शदीद वीकनेस कि आप चल ना सकें, एकदम आप गिर जाएं, कि मुझे इतनी वीकनेस है फीवर के साथ। तो ये 2-3 चीजें, और फिर ये कि खांसी हो या नजला हो लेकिन फीवर के साथ। ठीक तो है। ये सब सिम्टम्स जो है, या सिवियर हेडेक हो, तो हेडेक यानी मेनिंजाइटिस के साथ भी, गर्दन तोड़ बुखार के साथ भी बहुत लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 4 उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। अगर इन में से कोई भी शक्ल है तो आप इमीडिएटली जाएं और जाकर अपना कोविड का टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर वैसे ही है, हल्का सा फ्लू, फीवर नहीं है, नजला है, या आपको लग रहा है कि वही पुराने, सुबह उठते हैं तो आपको खांसी होती है और वो मे बी वो एस्थमा हो, लेकिन फिर भी ऐसे सब लोगों को मास्क जो है वो पहनने की बहुत केयर करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अतिया साहब हमारे साथ मौजूद थी, हेल्थ एक्सपर्ट। अरूज, आपकी तरफ में आऊँगी।
हम जिस तरह से पहले बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बात की जाए, उस पर भी काम किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक स्टिग्मा है, लोग प्रॉपरली इसको समझते नहीं हैं, और जिसका मसला होता है वो भी बेचारा कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, और ना ही वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, ना साइकाट्रिस्ट के पास जाता है। कोविड-19 के तनाजुर में जब हम बात करते हैं तो लोगों का ज़ाहिर है कि नफसियाती तौर पर बहुत सारे अवारिज़ इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लोगों में एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ का। और इसमें यह है कि कोविड-19 की वजह से दो तरह के असरात हम देख सकते हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, जिसमें जो है डिप्रेशन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की कैफियत पैदा हो गई है लोगों में, और वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में जो है इनसिक्योर होना शुरू हो गए हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये चीज़ जो है वो लीड करती है, जैसे आपको पैनिक अटैक्स आना, बहुत ज़्यादा खौफ, एक आपको खौफ तारी हो गया बहुत ज़्यादा इसका। लेकिन जहाँ पे अगर पॉजिटिव देखा जाए तो चूंकि लोग बहुत ज़्यादा घरों में रहते हैं, तो इस वजह से उनका फैमिलीज में भी जो है एक आपस में बॉन्डिंग जो है वो बॉन्डिंग हो गई, जो कि नेगेटिव भी हो गई है, जिसमें अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़े वगैरह भी उस तरफ, डिवोर्सेस का भी जैसे एक रेशो बढ़ गई थी पिछले दिनों हम जो खबरें सुन तो रहे वो थे। दो तरह की चीज़ें हैं। लेकिन नेगेटिव साइड पे देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों में एक सुसाइडल टेंडेंसीज, एक जब आप अनसिक्योर हो, बहुत ज़्यादा आपको पता ही नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा जो है वो हार्म करेगी। तो इसमें मीडिया का क्या असर आप देखती हैं, क्या उसका इम्पैक्ट नज़र आता है? हमने अवेयरनेस के लिए तो बहुत काम किया, लेकिन ये भी समटाइम्स महसूस होता रहा कि कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा हाइप भी होती रही, जो सेकंड एज के ख़ास तौर पर जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए मेंटली। तो वो सारा जो प्रोसेस है उसको कैसे देखती हैं आप? जी, उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का होना, जब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो इसमें यही है कि कम से कम ऐसी न्यूज़ और ऐसी चीज़ों को देखा जाए जिसमें जो है आपको इस तरह की बातें बार बार सुन रहे हैं, जब बार बार आपको एक्सपोजर हो रहा है कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो इसका जाहिर है कि इसका असर बेहतर नहीं होगा। जी जी, ओवरऑल मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं अब तजुर्बा हमें हो चुका है एक बहुत बड़े पेंडेमिक का। देखिए, अगर सिर्फ मीडिया ये कहेगा कि इस मुल्क में ये हो गया, इस रीजन में ये हो गया, इतनी डेथ्स हो गई, और अपने एक्सपर्ट्स को बुलाकर काउंसलिंग अवाम की, कम्युनिटी की नहीं करने को कहेगा और हल नहीं बताएगा, तो फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे मीडियाज जो हैं उन्होंने थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, लेकिन मैं ओवरऑल कहूंगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, इंफॉर्मेशन देनी वो बहुत जरूरी भी था, मजबूरी भी थी। इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप किसी को कोई प्रॉब्लम बताएंगे ना, तो उसका हल बताना भी जरूरी है, कम्युनिटी के एंड पे कि आपने करना क्या है, किससे राब्ता करना है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, आपको सर्विसेज देगा, क्या नंबर है, कौन सा दफ्तर है, ये चीजें बड़ी बस। अब फिर डॉक्टर साहब, आप ये जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से वैक्सीन की बात हो रही है ना, उस पे हमें बताएं कि रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो किस तरह से आप देख रहे हैं, जो 65 तक की एज के लोगों की इसमें जो बात की जा रही है, और फिर वैक्सीन के हवाले से जो इस वक्त शकूक शुबहात हैं, लोग बड़े डाउट में हैं, मैं चाहती हूँ उसको भी थोड़ा क्लियर करें कि असल सिचुएशन क्या है, क्यों लोग खौफजदा है? अच्छा, पहले तो मैं अभी वैक्सीन के हवाले से बात कर लेता हूँ। वैक्सीन का ये है कि जब पहली खेप आई तो आपको पता ही है पूरी दुनिया में एक प्रायोरिटी रखी गई कि हेल्थ केयर वर्कर्स को। बिल्कुल। क्यों रखी गई? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एट रिस्क थे, वही मरीजों के साथ इन कांटेक्ट थे, बहुत क्लोजली मरीज को देखना, उसका सैंपल लेना। अब सैंपल में तो बिल्कुल चेहरे के करीब जाना पड़ता है, उसको ट्रीट करना, मैनेज करना। अच्छा, इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं शामिल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हाउसकीपिंग का स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय आया, और जो उधर की सफाई सुथराई करने वाला है वो भी शामिल था। तो इवन कि ये जो डेड बॉडीज लेके जाते थे, जो हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, वो सारे लोग जो उठाते थे उनको, तो वो भी सब उसमें शामिल है ना? आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। जो उधर के उनको धोने, उनके कपड़ों को, तदफीन का सारा अमल, पूरा एक स्टाफ था। तो आपका कहना सही है कि शुरू में जब आई तो कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स ने कम अपने आप को रजिस्टर करवाया।
अच्छा, उसमें 3 अवामिल हैं। ये अगर दुनिया की आप मेडिकल की हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी कोई नई बीमारी, उसकी नई दवा या नई वैक्सीन आएगी ना, ये शकूक व शुबात हर मुल्क में, हर रीजन में, हर दौर में मौजूद रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो इस पे जो रिसर्च हुई है वो 3 अवामिल निकले हैं कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि ये जो हमें दवा दी जा रही है, ये कितनी इफेक्टिव है, नंबर 1। पहले तो ये शक दूर करना है। दूसरा ये कि पेंडेमिक है भी या नहीं है, खत्म हो गया ये है, भी राइट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, और यू राइट। तीसरा एक ये था कि एक जेंडर बायस भी था कि थोड़ा सा मर्द की मतलब बेतहाशा खवातीन भी हेल्थ केयर वर्कर्स में हैं, वो घर में उनका डिसीजन अगर करने वाला मर्द है तो वो अगर कह रहा है कि आपने नहीं नहीं लगवाना, लगवानी। तो एक जेंडर का एलिमेंट था। तो अभी हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ने खुद वैक्सीन लगा के कॉन्फिडेंस दी है लोगों को। तो इसमें मीडिया कैंपेन्स जो हैं, अगर मीडिया कैंपेन्स या हुकूमत की जो कैंपेन्स हैं, वो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के अगर इर्द गिर्द घूमेंगी, शकूक व शुबात वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में दूर करना है कि ये वाकई इफेक्टिव है, सही। और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चाहे वो वैक्सीन चाइना की हो या कनाडा की हो या अमेरिका की हो, वैक्सीन इज इफेक्टिव क्योंकि वो एक मरहले से गुजर के दुनिया के सामने लाई गई है। और दूसरा ये है कि पेंडेमिक गुजरा नहीं है अभी। ये वहम कि जनाब आप इस दौर से गुजर चुके हैं, आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, ये हमको, मुझे शक है, दोबारा नए उस पेंडोरा बॉक्स ना खोल दे कि आपके केसेस बढ़ने शुरू हो जाएं। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और नासरीन, अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर नौशीन साहिबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी प्रेस सेहत हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर नौशीन, हमें आप बताइएगा, इस वक्त सेकंड वेव के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, पहले भी डॉक्टर हसन यहाँ पर मौजूद हैं, वो फैक्ट एंड फिगर्स भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। आप ज़रा ख़ास तौर पर वैक्सीन के हवाले से उस पर भी रोशनी डाल दें कि इस वक्त हम जो वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। क्वालिटी वाइज जब हम बात करते हैं, कुछ लोगों में थोड़े से डाउट्स मौजूद हैं, कुछ इस हवाले से मैं चाहूँगी कि क्लियर कर दीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त जो वैक्सीन पाकिस्तान में यूज हो रही है वो साइनोफार्म की एक वैक्सीन है, जो कि एक चाइनीज वैक्सीन है। और इस वक्त ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, बहरीन में, चाइना में, यहाँ पे इन तमाम जगहों पे जो है वो यूज हो रही है। और इसकी जो हमें इसका डाटा प्रोवाइड किया गया था क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, जो पाकिस्तान की एक कमेटी तश्कील दी गई थी, वैक्सीन टास्क फोर्स एक बनाई गई थी, उन सारों ने इसकी ट्रायल्स और इसकी एफिकेसी को बड़ा क्लोजली स्टडी किया था। और उसके बाद फिर इसको ड्रैब से जो है ये इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किया गया था। इसको सेफ डिक्लेयर किया गया है और इसकी एफिकेसी भी अच्छे रिजल्ट्स इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के थे। इसलिए ये, जैसे मैंने बताया कि बाकी ममालिक में भी इस वक्त, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, दुबई वगैरह सब जगहों पे यही इस्तेमाल हो रही है। तो ये इस वक्त मंगवाई गई थी क्योंकि जो हमारी पहली प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, वो फ्रंट लाइन के, जो कि कोरोना पेशेंट्स को डायरेक्टली डील कर रहे थे। उसमें डॉक्टर्स भी थे, पैरामेडिक्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस जो कोरोना पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे, उनके लिए ये की गई थी। चूंकि इसका डाटा जो क्लिनिकल ट्रायल्स का हमारे पास आया था, उसके अंदर 60+ के वॉलंटियर्स की तादाद बहुत कम थी, इसलिए हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी 60+ की पॉपुलेशन को ये वैक्सीन ना लगाएं, क्योंकि हमारे पास इनफ डाटा नहीं है इसके लिए। तो उनके लिए हमारे पास एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है,
वो इंशाल्लाह ताला 60+ लोगों के लिए, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन अब खोल दी गई है आम पॉपुलेशन में 60+ एज के लिए, तो वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इंशाल्लाह 2 मार्च को उसकी पहली खेप 2.8 मिलियन वैक्सीन की पहुंच जाएगी पाकिस्तान, और फिर उसके एक हफ्ते के अंदर 2.8 मिलियन मजीद पहुंच जाएगी। ये एस्ट्राजेनेका जो है ये 60+ लोगों के लिए सेफ डिक्लेयर की गई है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम 5 मार्च से ऑनवर्ड्स हमें उम्मीद है कि हम अपनी पॉपुलेशन को वो वाली वैक्सीन लगानी शुरू कर देंगे, जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी, यानी 60+ लोगों की, 60-65 से ऊपर के लोग जो है। ठीक है, अभी हमारी कितनी पॉपुलेशन उससे कवर हुई है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी? देखिए, ये चूंकि पहली फेज में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन खोली थी सिर्फ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, तो उसमें तकरीबन 4 लाख से ऊपर, 4-4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर कराया था अपने आप को। तो उसमें अभी तक जितने लोग कवर हुए हैं वो 1 लाख से ऊपर, जो 1-1.25 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं फर्स्ट डोज के साथ। और जाहिर है जब उनके 3-4 वीक्स का टाइम पीरियड के बाद उसको सेकंड डोज भी मिल जाएगी, मगर इस तादाद में डेली इजाफा हो रहा है, और इसके लिए तकरीबन 252 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जहाँ पे रोज जो है 10,000, 15,000 इस तरह की जो है वो मजीद वैक्सीनेशन डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं। ठीक है, और अभी डॉक्टर साहब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी सारे खुल रहे हैं, जो इस वक्त सारी सिचुएशन है, और वैसे केयर तो पहले भी लोगों ने नहीं की, बाज़ारों में जो हमें क्राउड नज़र आता था मार्केट्स वगैरह में, तो वो तो लोगों ने खैर उस तरह से किया ही नहीं सेकंड वेव को, या एक ये कंटिन्यूटी ही है पहले वाले सारे सिलसिले की। तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से लोगों को फिर एक मरतबा ये बता दें कि कितना ज़रूरी है, कितना सीरियस ये मसला है, इसको अभी भी हम बैक टू नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं है। जी बिल्कुल भी अभी हम लोग खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, और जिस तरह से आपने अभी डेटा भी देखा होगा कि अभी भी कोई 1300+ केसेस जो हैं वो आज भी पाकिस्तान में जो है वो पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 3.8 है, जो कि बिल्कुल अभी खतरे से बाहर नहीं है। तो इसलिए एहतियात जो है वो हमें उसी तरह से करनी चाहिए, बल्कि पहले से भी ज्यादा करनी चाहिए। और वैक्सीनेशन भी जिनको हो रही है, जाहिर है वो भी वैक्सीन लगने के 1 महीने के बाद जाके उनकी भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, यानी उनको भी 1 महीने के अंदर, अभी वो भी खतरे से बाहर नहीं है कि हम सोच लें कि वैक्सीन लग गई है तो अब हमें प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। और एक चीज और कि ये जाहिर है वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 80% से अबव है, 80-85%। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जिनको वैक्सीन लगती है उनमें से भी 5-10% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो सकता है, गो कि वो माइल्ड फॉर्म में उसके सिम्टम्स होंगे। तो इसलिए एहतियात जो है वो बहरहाल जब तक हम लोग इस डिजीज को एरेडिकेट नहीं करते और हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, कि जो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए 70% पॉपुलेशन जो है टारगेट पॉपुलेशन, उसको जब तक हम अचीव नहीं कर लेते तब तक खतरा जो है वो खत्म नहीं है, और एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने 60-65 जो 60+ में लोग हैं, हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद है हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है जो फॉल करती है इस एज ग्रुप में, और अभी जो हम वैक्सीन अब मंगवा रहे हैं, आपने बताया कि मार्च के बिगनिंग में ही, तो उसमें कितनी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कवर होगी? क्या ये सब लोग उसमें कवर हो जाएंगे? देखिए, हमारी जो इस वक्त हमारे पास नादरा का जो डाटा मौजूद है उसके हिसाब से ये 60+ तकरीबन कोई 12 मिलियन के करीब हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 60+ है। तो अभी रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो इसके मुकाबले में अभी काफी कम तादाद है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, मगर अभी जितने लोगों ने रजिस्टर कराया है वो बहुत आराम से कवर हो जाएंगे जितनी वैक्सीन हमारे पास मार्च के पहले हफ्ते में आ रही है। और जैसे जैसे मैं समझती हूँ कि मजीद कंसाइनमेंट आएंगी, हमें उम्मीद है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो बढ़ती जाएगी, और टारगेट यही है कि 2021 के आखिर तक हम अपनी 70% ऑफ टारगेट पॉपुलेशन जो है उसको हम वैक्सीनेट कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी मैं चाहूँगी रूज आपकी तरफ मैं आऊँ, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें कोविड का बहुत ज़्यादा नज़र आया है, पूरी दुनिया में लोग उससे मुतासर हुए हैं, और हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वहाँ ज़रा थोड़ा सा पैनिक भी ज़्यादा हो जाता है, हालात भी कुछ ज़्यादा उस तरह से साजगार नहीं होते हैं। तो सर्वाइवर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उनकी अपनी एक साइकी है, जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को और इस पैनिक को, उनकी एक अपनी साइकी होती है। इसको कैसे देखती हैं आप, किस तरह से मुतासिर होती है इंसान की नफ्सियात?
जी, जो सर्वाइवर्स है डेफिनेटली वो एक उस चीज़ से गुजर के आए हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक अलग एक होपफुल वो फील हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली उस चीज़ को गुजार लिया। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादातर खौफ व हरास का शिकार हैं। इसमें यही है कि एक नफ्सियात में एक एग्जिस्टेंशियल एक फ़िलॉसफी होती है। इसमें बात की जाती है कि लोग अपना ज़िंदगी में मीनिंग की तरफ आएँ, कि हम क्यों पैदा हुए हैं, तो दुनिया में हमारा आने का मकसद क्या है। तो जब हम इस तरफ सोचेंगे ना, तो फिर हमें एक होप मिलेगी कि हम लोग जो है इसकी मायूसी से निकल आएंगे। तो सर्वाइवर्स जो हैं वो बाकी लोगों को किस तरह से होप दे सकते हैं, थोड़ा सा वो भी जी तो उनको बिल्कुल, जी डेफिनेटली वो अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और वो मोटिवेट कर सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के ज़रिए, डिफरेंट ज़रिए से, जैसे यूट्यूब के ज़रिए या आप डिफरेंट ज़रियों के ज़रिए जो है वो अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और उसमें लोगों को ये होगा, जैसे एक नफ्सियात में एक मॉडलिंग की टर्म यूज़ की जाती है, जिसमें आप जब देखते हैं कोई चीज़ तो वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है। तो जब वो देखेंगे कि लोग इस तरीके से एक सिचुएशन से निकल के आए हैं, तो वो उससे मुतासिर होंगे। हमारे यहाँ जैसे एक डॉक्टर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि लोग तो ये समझते थे कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हम ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि शायद ख़त्म हो गई, लेकिन शुरू में भी हमारे यहाँ लोगों ने उसको माना ही नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे उस वक्त भी हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज नज़र आई। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, कुछ लोग उसको मान ही नहीं रहे थे, तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट भी करती है, कोविड मौजूद भी है या नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ मराहिल से हम गुजरे हैं, बड़ा इसने असर डाला है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो वैक्सीन के हवाले से हम बात कर रहे थे, ओवरऑल हमने कोविड के हवाले से जो बात की, हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है थोड़ा सा वो भी इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि बहुत प्रेशर में आ गया कि बहुत से जगह पे तो ये महसूस हुआ और बार बार हम ये बात ही कर रहे थे कि ये कोलैप्स ना कर जाए, बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो क्या हमें ये लर्निंग मिली इस सारे प्रोसेस से कि अब हमें अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है, किस किस्म का हमारा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए कि जो लोगों को केटर कर सके प्रॉपरली, एक इक्विटी की जो हम बात करते हैं, इक्वली लोगों को जो है वो सबको उसमें आप देख सकें, लोगों को सारी सहूलतें फराहम की जा सकें। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि देखें हर दौर के बाद अच्छी कौमें जो है ना सबक हासिल करती हैं, लर्न करती हैं, और दुनिया में तरक्की वही कौम करती है जिसने सबक हासिल किया और अपने गैप्स को इम्प्रूव किया। एग्जैक्टली पूरे दुनिया के हेल्थ सिस्टम्स खुल के सामने आ गए, हम भी एक उसका हिस्सा थे, और हम एक डेवलपिंग तरक्की पजीर मुल्क होने की सूरत में, आपको पता है हेल्थ हमारे लिए ज्यादा मुश्किलात, हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी कभी नहीं रही। अगर आप बजट ही को सिर्फ सिंपल एक इंडिकेटर भी उठा के देख लीजिए। अच्छा, अब तालीम भी नहीं रही जी, तालीम और हेल्थ दोनों प्रायोरिटी नहीं रही, बिल्कुल, जो बहुत बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, आप ये भी देखिए कि जिन कौमों में तालीम और सेहत प्रायोरिटाइज किया गया था ना, उन्होंने जल्दी कंट्रोल कर लिया। श्रीलंका को आप देखिए कि 100% वहाँ लिटरेसी रेट है, और उन्होंने अपनी हेल्थ प्रायोरिटीज भी बड़ी अच्छी की हुई हैं, हालांकि अमीर मुल्क नहीं है। हमारे हेल्थ सिस्टम्स में जो फ्लॉस निकले वो ये निकले कि हम एक तो रेडी नहीं है। हाँ जी, नंबर 1, देखें जंग से पहले उसकी प्रिपरेशन अहम होती है ना। किसी वबा से पहले अगर आप तैयार हो, अभी इबोला की बात हो रही है कि एक वबा अगर आती है तो हम कह रहे हैं उसको हम कोविड-19 के पैटर्न से, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्स अब बन गए हैं, अब प्रिपरेशन हो चुकी है, कमेटियां बन चुकी हैं, किसने रिस्पांस कहाँ करना है वो हो चुका है, हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स बढ़ाने हैं वो पता चल चुका है, कितने डॉक्टर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। अब हमने तो वेंटिलेटर्स भी बनाना शुरू कर दिए, बल्कि हमने मास्क लोगों को बाहर कितना हमने भेजे, पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिलने लगे, हमारी तो जो है वो बढ़ गई एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बल्कि एक चीज मैं जो बहुत अहम बताना चाह रहा हूँ, और ये सारी दुनिया के लिए, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, देखें इसका जो बचाव है ना पेंडेमिक्स का और एपिडेमिक वबाओं का, वो कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। आप क्यों इंतजार करें कि आदमी इतना बीमार होके हॉस्पिटल जाए और उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़े? आप कम्युनिटी लेवल पे ऐसी इंटरवेंशंस, इतनी रिसोर्सेज एलोकेट करें कि डॉक्टर्स, उसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। ठीक है, तो सर ये एक आइडियल सिचुएशन ना हुई, हमारे यहाँ तो इतने फिर रिसोर्सेज भी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ। कर सकते हैं आप? बिल्कुल, इट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप इसमें एक्विटी का जो फलसफा है, बल्कि मैं शेयर करने वाला था कि मेरा उस पर पूरा एक रिसर्च पेपर है, और किताब भी पब्लिश होने वाली है। मैं बिलीव रखता हूं कि जो हेल्थ सिस्टम्स एक्विटी की बुनियाद पे हों, एक्विटी का मतलब ये है
जिस तबके को, जिस ग्रोह को, जिस चीज की जरूरत है आप उसको वो फराहम करें। ठीक है। अगर एक कच्ची आबादी है, वहां ज्यादा जरूरत है, तो आपकी रिसोर्सेज पोश इलाके के बजाय उधर डाइवर्ट होनी चाहिए। और बिल्कुल आप कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, जिसको बुनियादी सेहत कहते हैं, उधर आगाही बढ़ाना, उधर लोगों को मास्क फराहम करना, और सबसे ज्यादा है कि शऊर पैदा करना, उनके हालात देखकर उनको उस हिसाब से उसके हल बताना कि आप एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं एक ही कमरे में, तो अपने आप को किस तरह महफूज रखें। क्योंकि देखें, जो अमीर आदमी है, जो पोश इलाके हैं, उनका कंपैरेटिवली आसान है। मसला किधर है? उनकी, आप जिस तरह से पहले जिक्र कर रहे थे, बीमारियां भी मुख्तलिफ है और उनके मसाइल भी उनके मुख्तलिफ मसाइल है। मुख्तलिफ, जमीन बीमारियां आसमान का फर्क है। मेंटल हेल्थ उनकी मुख्तलिफ है। अमीर आदमी की जो सोच है वो टोटली डिफरेंट है। तो गरीब आदमी को तो बेचारे को अपनी रोटी के लिए तो स्ट्राइक बहरहाल करना अभी पड़ता है। आपको ये लगता है कि हमारी तरजीहात में कुछ तब्दीली आएगी इंशाल्लाह? हमारी अब तरजीहात में हम कुछ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस से गुजरे हैं इस वक्त, और अभी गुजर रहे हैं, हमारी तरजीहात में कुछ तब्दीली आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के तवसत से ये जरूर मैसेज जाए हमारे बहुत ही मेजर पॉलिसी मेकर्स को कि प्राइमरी हेल्थ केयर को जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, वबाओं से नहीं बच सकते। हमें बहुत स्ट्रांग करना होगा, उसको फोकस करना होगा। एग्जैक्टली। टर्शरी के बजाय हमें प्राइमरी को रिसोर्सेज डाइवर्ट करनी होंगी। एग्जैक्टली, ठीक है। रूज साहिबा, सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। ये सारे जो मसाइल हैं, एक आम आदमी जिनका शिकार रहता है जहनी तौर पर, इसको, इनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे कम कर सकते हैं, बच सकते हैं इन मसाइल से? इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, कोपिंग स्टेटमेंट्स जिसको कहा जाता है नफ्सियात में। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने आप से जो है वो बातें करें, ताकि आपको जो है वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जनरेट हो। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे जो है एक आपका सोल्यूशन है, सेल्फ टॉक। और इसके अलावा जो आप इस किस्म के लोगों को सुने, जैसे सर्वाइवर्स हैं, इस किस्म की बातों को आप सुने, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मोटिवेट करेंगे। एंड यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, जो कि हमारे यहाँ एक स्टिग्मेटाइज की हुई है इस चीज़ को कि मेंटल हेल्थ जो है वो उसके लिए हमें असिस्टेंस नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज़ से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है अपने आप को इस चीज़ से निकाल सके। और काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। काउंसलिंग की सोसाइटी और रिलीजन का भी जो रोल है, फेथ का, यानी अगर सेल्फ टॉक के अलावा हम इबादत और नमाज और अकीदे की बुनियाद पे, जिस तरह कुरान शरीफ में है कि मायूसी गुनाह है, तो अपने आप की आपको स्ट्रेंथ मिलती है, उसका भी रोल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिलीजन का बहुत ज़्यादा रोल है। और रिसर्चेस बताती हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा प्रीस्ट होते हैं जो क्लर्गी हैं डिफरेंट रिलीजन में जो हैं, तो ये लोग भी एक किस्म की काउंसलिंग करते हैं। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें तो हम जो है हमारे यहाँ इस्लामिक स्कॉलर्स जो प्रॉपर्ली सही तौर पे लोगों को तो हमें उनके साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि हमारे अंदर फेथ मजबूत हो। जब फेथ हमारे अंदर मजबूत होगा तो फिर हमें जो है खौफ जो है वो हमें कम होगा इस चीज़ का। तो इसके लिए रिलीजन का जो स्कूल है ये भी बहुत स्पिरिचुअल जो आपकी ज़ाहिर है कि वो सारी जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ओवरऑल आप ये समझती हैं कि यूथ को किस तरह से हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? और अगर मुख्तलिफ इदारों की मैं बात करूँ तो मुझे समटाइम्स ये महसूस होता है कि हर इदारे में भी जो है ना रोल है एक साइकोलॉजिस्ट का या साइकियाट्रिस्ट का, उनको भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ताकि वो लोगों को गाहे बगाहे जो है उनके इश्यूज़ के हवाले से गाइड करते रहें। हमारे यहाँ इस किस्म की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। इसके लिए सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सेमिनार्स अरेंज किए जाएं एक कम्युनिटी के लेवल पे। इस किस्म की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे बहुत कम हमें नज़र आता है कि एक सोशल लेवल पे जो है डिफरेंट जगहों पे जो है क्यों हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं? हमारी तरजीह नहीं है, प्रेफरेंस की बात है, या वैसे ही एक बार कुछ गफलत भी होती है कि किसी तरफ आप फोकस नहीं करते हैं? अवेयरनेस की कमी है, जो कि अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कि वो जो है साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले लोगों में बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस तरह से एजुकेट ही नहीं थे कि हमें जो है एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसको आमतौर पर लोग एक बातें करना समझते हैं कि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं जी, और वो एक टॉकिंग थेरेपी, क्योंकि यूजुअली वो आपको मेडिसिन नहीं दे रहे होते जो कि दूसरे डॉक्टर्स आपको दे रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी शायद नहीं है ऑनेस्टली हमारे माशरे में। मेंटल हेल्थ को वो प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। हम समझते हैं कि हर चीज़ का इलाज दवा
इंजेक्शन, ड्रिप और हॉस्पिटल में वो है। सोसाइटी का हमारा जो बिहेवियर है ना जी। सर, एक ये भी तो है ना, जो हम पहले से ही बात करें कि एक स्टिग्मा जो है वो एसोसिएट हो जाता है, लोग समझते हैं कि शायद ये बंदा पागल ही है जो जा रहा है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी किस्म के मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ पे तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, बाहर वैसे क्या हालात हैं, किस हद तक फोकस किया जाता है इसको दुनिया में? बाहर तो बहुत ज़्यादा, और साइकोलॉजिस्ट की तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक इम्पोर्टेंस भी होती है, बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल भी होता है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंसल्ट किया भी जाता है। इवन एजुकेशन के लिए भी, स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे भी इस चीज़ को किया जा रहा है, लेकिन स्लो है इसका प्रोसेस ज़रा, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा इसकी लेकिन पहले से बेहतरी आई है। जी, पहले से बेहतरी आई ठीक है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा, वो ये कि एक तो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो बड़ा एक साइंटिफिक तरीके से तज्जिया करता है, लेकिन हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हाँ। हमारी बुजुर्ग ख़वातीन हौसला जिस तरह घर में देती थी, या बुजुर्ग मर्द, वो भी एक तरह की उनका रोल हुआ करता था। सर ये तो इंस्टीट्यूशन हमारा जो था एक खानदान का, फैमिली का, वो तो खत्म हो गई है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करें, फैमिली फ्रेंड्स मुश्किल वक्त लेकिन में। कोविड के इस सारे उस सिनेरियो में हमने ये देखा कि लोग एक दूसरे के करीब आ गए, एटलीस्ट ये हमें एक पॉजिटिव उसमें चीज नजर आई कि वो बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग जो है ना वो हो गई। अभी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि चूंकि हम अब वैक्सीन के मरहले में आ गए हैं और सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह सब उसका इंशाल्लाह दोबारा से आगाज़ हो जाएगा, कारोबारी सरगर्मियाँ भी सारी बहाल हो जाएंगी, तो इस वक्त हमें किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि हम बार बार प्रिकॉशंस की बात करते हैं और लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। अभी ख़ास तौर पर यूथ के लिए और बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखें, ये एक नया वायरस है, नई वैक्सीन है, एहतियात हमें लाजमी कम से कम 1-1.5 साल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि हम इंश्योर हो सकें कि वैक्सीन के साथ साथ हम अपने आप को भी बचा रहे हैं और दूसरों को भी बचा रहे हैं। ये वायरस इतना यानी 1-1.5 साल की मुद्दत आप ये कहते हैं कि अभी कम से कम जी हाँ, एहतियात करनी है। क्योंकि देखें इस वायरस की इस तरह की भी रिसर्चेज और खबरें हैं कि ये अपनी म्यूटेशन से अपनी नस्ल तब्दील करके ज्यादा विरुलेंट फॉर्म में भी आता है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सबको, एहतियात तो हमें कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी, चाहे वैक्सीन क्योंकि वैक्सीन देखें ना 200 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और अगर 60-70% एलिजिबल एज ग्रुप है, यानी 20 साल से लेके 60 साल तक, तो आसान तो नहीं है कि एक रात में वैक्सीन लग जाए। इनको कवर करते करते दिसंबर तो बहुत आइडियल सिचुएशन है अगर हो जाए, वरना मार्च अप्रैल 2022 भी जा सकती है बात। तो उस वक्त तो एहतियात ही करनी पड़ेगी, और एहतियात इसकी बड़ी सिंपल सी है। आपको और लोग एहतियात करते हम बार बार कहते थे कि वैक्सीन आपके अपने पास है, आपके अपने हाथ में, जी, मैं तो हमेशा ये कहता था कि ये हमारी वैक्सीन है, मास्क हमारी वैक्सीन है। तो इसके ऊपर हमें जो है ना, इसे छोड़ना नहीं है। आपने कहा कम से कम 1-1.5 साल जो है जी। पहले तो आपको याद होगा कि हम ये बात करते थे कि शायद अब इसके साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और अब आप सीख जाएं और इसको अपनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हालात जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अरूज साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG हेल्थ अरूज इलियास भट्टी साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद रही सारी गुफ्तगू में। डॉक्टर अतिया तरीन हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी, और डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय सेहत, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहीं। कोविड-19 के हवाले से नाज़रीन हम बात कर रहे थे, और सेकंड वेव की अब जो बात हो रही है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और पाकिस्तान में वैक्सीन का अमल भी जो है वो स्टार्ट हो गया है, और अब तो 60+ लोगों में जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। डॉक्टर नौशीन साहिबा जिस तरह से बात करी थी कि अभी कम लोग रजिस्टर हुए हैं, अब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है, कुछ शकुक शुबहात हैं, और जिस तरह से डॉक्टर हसन साहब ने कहा कि हर सोसाइटी में जब एक नई चीज़ आती है, ख़ासतौर पर वैक्सीन या कुछ इस किस्म की चीज़ें जो आपकी सेहत से जो ताल्लुक़ रखती हैं, तो कुछ शकुक शुबहात ज़रूर होते हैं, लोग उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि अपने आप को और अपने घर वालों को भी आप महफूज कर सकें, और जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेनी है, अपना ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से 1-1.5 साल डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी मुद्दत बता रहे हैं कि हमें अभी भी जो है वो एहतियात
करें, बार बार अपने हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल जो है वो खुदारा ज़रूर करें। आप जब घर से बाहर जाते हैं, 4-5 लोग मौजूद हैं, 3-4 लोग मौजूद हैं, मास्क लगाना जो है वो नहीं छोड़ना है। उसके लिए ज़रूर जो है वो कोशिश करनी है। गवर्नमेंट जो कर रही है और जो तरजीहात हमें इस वक्त नज़र आती हैं उसके अकॉर्डिंगली महसूस होता है कि इंशाल्लाह जल्दी हमारी वो पॉपुलेशन जिसको कवर ज़रूर होना